औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के एजुकेशन सेशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से फरमाने के लिए मैं जनाब हमाद असद साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और सेशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, आज का हमारा टॉपिक इंतहाई अहम भी इस सेंस में है कि हमने क्रेडिट एंट्रीज़ के ऊपर आज अपील कैसे तैयार करनी है। अगर आपके पास ऐसी क्रेडिट एंट्रीज हो अनएक्सप्लेन्ड हो तो बेसिकली अपील का कुछ दोस्त हमारे नए भी आए हैं जो अजीज़ साहब हैं और जान मोहम्मद साहब हैं, एग्जीक्यूटिव साहब का मेंबर हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के। तो सर थोड़ा सा ना आपकी ब्रीफिंग के लिए कि आप टैक्स का शौक़ रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ टैक्स होता क्या है। सही, ठीक है ना। आप मैं आप आगे चल पड़ूँ और आप समझ ना सकें। बुनियादी बात है जी कि जो आपकी इनकम है उस पर FBI ने कहा जी कि एक टैक्सेबल इस थ्रेश हाउट से जब एक आदमी बहुत ज़्यादा कमाएगा तो वो टैक्स देगा और उसी के ऊपर ही जितना वो टैक्स देगा उसके मुताबिक अपने अखराजात भी वो दिखा सकेगा और उन अखराजात के बाद वालेकुम अस्सलाम उसी अखराजात के साथ वो सेविंग भी करेगा। मजीद इधर ऐसा नहीं है जी कि टैक्स हमने दिया नहीं है और मैं कहूँ जी मेरे पास 2 करोड़ की सेविंग है तो सेविंग्स के लिए पहले मैं इनकम करूँगा। टैक्सेबल इनकम का कंसेप्ट हमने कुछ लेक्चर्स पहले दिए हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। आप देखेंगे टैक्सेबल इनकम और इनकम क्या होती है वो हमने उसमें ब्रीफली तफसील से बयान कर दिया है। अब हमारा सेक्शन है 122। इसमें आपकी जो डिक्लेरेशन होती है FBI के पास, कमिश्नर को आप डिक्लेयर करते हैं अपनी आमदनी, उसको ऑफिसर के पास अख्तियार है अमेंड करने का। आपने सेक्शन 120 के अंदर अपना गुसवारा जमा करा दिया, ऑफिसर के पास कोई ऐसी डेफिनेट इंफॉर्मेशन आ गई है जिसकी बेस पे वो समझता है जी कि इसका इसी का 122 का सब सेक्शन है 8 और ये है डेफिनेट इंफॉर्मेशन के ऊपर। ऐसी कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ गई है जो वो समझता है जी कि आपने डिक्लेयर नहीं की, कंसील्ड की है, तो उसके बाद वो आपको सेक्शन 122 का नोटिस देकर आपकी जो रिटर्न है उसको अमेंड करेगा। अगर आपने पहले इनकम दिखाई थी 15 लाख रुपए तो उसको वो अब उस इंफॉर्मेशन की बेस पर बढ़ा सकता है। और बढ़ाएगा कैसे, उसमें फिर एक सेक्शन 111 का हवाला बड़ा अहम है इसमें कि सेक्शन 111 फिर डील करता है जो आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली हमने इसी में ही कंसर्न करना है कि आपकी कोई बैंक अकाउंट से इंफॉर्मेशन FBI के पास आ गई है और उस FBI की इंफॉर्मेशन से उसने नोटिस कर दिया आपको कि आप आए और आपने क्योंकि सेल दिखाई है अपनी 2 करोड़ रुपए, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ गई है इससे मुताबिक तो सेल आपके बैंक में जो पैसे जमा कराए हैं वो तो 20 करोड़ जमा करा दिए हैं। ये डिफरेंस है 18 करोड़ रुपए। ये कहाँ से पैसा आया आपके पास, ज़रा समझाएं। तो कॉमनली ये हमारा ना सबसे आसान तरीका है FBI के पास आपको नोटिस करने का और आपकी जो ऑलरेडी जो असेसमेंट 120 के अंदर हुई है उसको अमेंड करने का। और ये इसलिए आसान है कि जी कि उनके पास सिर्फ एक ऐसा ही सोर्स है, एक बैंक स्टेटमेंट, जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन वो समझते हैं जी कि हमारे पास एक थर्ड पार्टी से आई है
और टैक्स पेयर इसको डिनाई नहीं कर सकता। टैक्स पेयर ये नहीं कह सकता जी कि जनाब ये जो बैंक स्टेटमेंट है ये मेरी नहीं है, और एक तो वो बैंक से आई होगी, उसमें जो पैसे जमा कराए गए हैं, और जो क्रेडिट एंट्रीज का जो मतलब है कि जी उसने जो पैसे जमा कराए हैं अपने बैंक अकाउंट्स में, बैंक के अकाउंट्स के अंदर, और फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अब ऑफिसर उसे कहता है जी कि आएँ और मुझे बताएं जी 18 करोड़ रुपए का जो डिफरेंस है वो कहाँ से आपके पास आया है। इट मीन्स कि आपने इतनी सेल की है और सेल करने के बाद ये पैसे आपके बैंक में आए हैं। अब हम इसकी सिर्फ इन चीज़ों को तो हमने डिस्कस करना है, लेकिन साथ साथ हमने स्पेसिफिकली जो फोकस करना है वो हमने अपील को करना है। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने इन नए दोस्त आए हैं उनके लिए बताया कि जी हमने अब अपील करनी है। ऑर्डर हो गया, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऑफिसर समझता है जी कि मैं आपकी एक्सप्लेनेशन है मैं नहीं मानता रहा, समझता नहीं हूँ। आप हमने तो जवाब दिया जी कि ये पैसे मेरे जो बैंक अकाउंट में आए हैं वो किसी ख़ानदानी प्रॉपर्टी बेचने से आए हैं, लेकिन उसका सोर्स नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, मेरे किसी कज़न ने मुझे पैसे मानता रखवाए हैं, बिज़नेस मैंने किया ही नहीं है, मेरी ये एग्रीकल्चर एक प्रॉपर्टी है उससे मैंने लेन देन करता रहा, उससे आए हैं, लेकिन ये मेरा बिज़नेस टर्नओवर नहीं है। कोई वजह हो सकती है। और टैक्स पेयर अब हमारे पास जब आया है तो वो नहीं समझ रहा है जी कि अब अरे मुझे जो सही फैक्ट्स है वो अपील के अंदर कमिश्नर अपील साहब हैं उसके पास रे इसको एक्सप्लेन करके मुझे मेरा वकील है जो टैक्स कंसल्टेंट है वो मुझे रिलीफ लेके देगा। अब अपील में अब आपके पास एक तरफ बैंक स्टेटमेंट मौजूद है और दूसरी तरफ ऑर्डर मौजूद है, ये भी टैली कर रही है फिगर, ये भी टैली कर रही है फिगर। और वकील क्या करे, ये बड़ा अहम चीज़ है जी। अब हम कैसे डिनाई करें जी कि ये जो सेल है हमारी वो हमारी बैंक में जो पैसे आ रहे हैं वो हमारे सेल नहीं है। तो दूसरे नंबर पर फिर हम उसको डिफेंड करके उस केस को कैसे ख़त्म कराएं। बेसिकली एज ए कंसल्टेंट हमारा काम टैक्स पेयर को रिलीफ लेके देना है, और उस रिलीफ के लिए फिर हमारे पास इन सेक्शन 122 को थोड़ा पढ़ना है हमने। और ये जो बैंक की क्रेडिट एंट्रीज हैं अनएक्सप्लेन्ड, अब ऑफिसर उसको लेके जाएगा सेक्शन 111 के अंदर। क्योंकि लफ्ज़ अनएक्सप्लेन्ड है, ये सेक्शन 111 का ही एक हिस्सा है, और सेक्शन 111 के अंदर ही उसने इसको अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट्स के सेक्शन 111 इसको कवर करता है कि ऐसी कोई आमदनी कोई एक्सपेंडिचर जो आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो वो आपको 111 में पहले आपको कन्फ्रंट कराएगा, और फिर अगर जो चीज़ एक्सप्लेन वो समझता है ऑफिसर उसके बाद वो उस पर टैक्स लगा देगा। अब आपके सामने ऑर्डर आ गया है, एक एग्जांपल दी थी मैंने कि 2 करोड़ रुपए की मैंने सेल दिखाई हुई है, उसके ऊपर मैंने मुनाफा भी दिखाया है, अपना परचेज भी दिखाई है, 2 करोड़ रुपये मुनाफा हो गया मुझे 18 लाख रुपए। अब ऑफिसर कहता है कि जी कि आपने 18 करोड़ की जो टर्नओवर है जो बैंक से मैंने आपको डिटेक्ट कर लिया है आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो इसको हम अब हम कैसे कवर करेंगे। इसके ऊपर फिर हम सेक्शन 111 और 122 इसको बार बार स्टडी करेंगे। और 111 में फिर उसके हैं 4 जुज़। 111(1) का ABCD। जो ए है वो कहता है जी कि ए में है कि एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन ए पर्सन्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि ऐसी अमाउंट जो आपके जब आपका ऑडिट हो रहा है और ऑडिट के दौरान उसने चेक कर ली कि जी आपके पास पैसे आए हैं लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कहाँ से आए हैं, ये उस सूरत में होगा जब आपके अकाउंट्स ऑफिसर के पास होंगे। और दूसरी सूरत में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, बी जो 111(1)(b) है कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, आप ओनर हैं, आपकी पोसेसन रखते हैं किसी कीमती चीज़ की, तो वो आपसे पूछेगा जी कि आपके पास ये इन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ से आया है। आपने तो कभी दिखाया, आपके पास तो जो आप कमा रहे हैं जितना आप टैक्स दे रहे हैं इससे तो घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, तो आपने 2 करोड़ रुपए की
इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर ली है। तीसरा है जो 111(1)(c है, ए पर्सन हैज़ इनकट एनी एक्सपेंडिचर। अगर आपने कोई फॉरेन टूर की है, दूसरी एग्जांपल रहेगी जी कि अगर आपने कोई धूमधाम से शादी कर ली, जैसे एक हमारी मिसाल थी आज से कोई 7-8 साल पहले हाँ कि उसमें हाथी भी जा रहे हैं, शेर भी जा रहे हैं बारात में और 10,000 बंदों का खाना कर दिया है, तो ऑफिसर के पास अख्तियार है कि उस शादी का अखराजात का बिल निकलवा कर फिर आपको बताए जी कि आपने अखराजात जो किए हैं ये आपकी आमदनी से, जो हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आमदनी है, उससे मैच ही नहीं करते। और डी है जो हमारा इस सारे सिनेरियो को कवर करता है जो आज हम बात कर रहे हैं, वो है कि कंसील्ड इनकम कर दी आपने कोई इनकम छुपा दी है, आपने कोई इनएक्यूरेट अपना रिकॉर्ड ऑफिसर को दिया है, जिसमें शामिल है सप्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्शन सेल और एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, कि आपने सप्रेशन किया सेल्स की, और इसके बाद इसी के अंदर तब्दीली आई है और तब्दीली करके उन्होंने ये कहा जी कि अब द सप्रेशन ऑफ एनी आइटम और रिसीट ऑफ लायबल टू टैक्स इन होल और इन पार्ट, और ये जो होगा अब ये जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में। इससे पहले ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हुआ करता था। अब जब ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा, सप्रेस जो सेल है आपकी, और कमिश्नर सेट की ने आपसे इसकी एक्सप्लेनेशन मांगनी है। यहाँ पर लफ्ज़ जो है एक्सप्लेनेशन, ये बड़ा अहम है। बहुत सारे दोस्त 111 को ऑफिसर जो हमारे हैं वो ये समझते हैं जो चीज़ आपने डिक्लेयर नहीं की वो अब आपको टैक्स लगना ही लगना है, क्योंकि लॉ के अंदर भी रोक दिया गया है, राइट रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि जब आपको एक नोटिस आ जाएगा तो फिर आप अपनी रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते। अगर मैंने 2 करोड़ दिखाई थी अपनी सेल और वो 2 करोड़ के बाद मुझे नोटिस आ गया जी कि अरे आपकी 20 करोड़ बनती है, तो अब लाभ में कट करना है जी कि मैं इसको रिवाइज अपने जो 2 करोड़ को 18 करोड़ और 20 करोड़ नहीं कर सकता। अब मैंने जो उसको जवाब देना है वो 20 करोड़ का देना है। ऑफिसर कहता है जी कि मैंने अब आपको टैक्स लगाना है क्योंकि आपने जो सेल 2 करोड़ दिखाई है, लेकिन 20 करोड़ आपकी मेरे पास बैंक की क्रेडिट एंट्रीज मैंने आपकी कैच की हैं। ऐसा इधर आ जाए। अब सेक्शन 111 में जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो एक्सप्लेनेशन का है कि मैंने एक्सप्लेन करना है। अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं तो मैं सेक्शन 111 से जब बाहर निकल जाऊंगा तो उसके बाद फिर मेरे पर कि अनएक्सप्लेन का लफ्ज़ ख़त्म हो जाएगा। जब अनएक्सप्लेन्ड ख़त्म हो जाएगा लफ्ज़ तो फिर सेक्शन 111 के तहत जो वो कार्रवाई करके मुझे 122 में अमेंड करने लगा है वो सारे का सारा सुपर स्ट्रक्चर जो उसने बेस बनाया था 111 को वो ख़त्म हो जाएगा। और इस चीज़ के लिए ही हम मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपना जो टैक्स पेयर को जो एक राइट उसका बनता है कि जब हमने एक्सप्लेन कर दी है ट्रांजैक्शंस को। होता क्या है कि नॉर्मली केस 99% एक्सप्लेनेशन के बाद बनते हैं। वो इसलिए बनते हैं जी कि मैंने ऑफिसर के आगे रखा, मैंने कहा सर 18 करोड़ रुपये मुझे इस जराए से आए हैं। वो कहता नहीं जी आपने क्योंकि 120 का जो रिटर्न है आपकी उसमें जो ऑर्डर हुआ हुआ है रिटर्न के अंदर आपका कमिश्नर साहब की तरफ से उसमें आपने डिक्लेयर नहीं की। अब मैं आपकी इस एक्सप्लेनेशन को नहीं मानता, सर आपके जो सोर्स है आपका रिप्लाई है मैं नहीं मानता। 99% केस सब एक उसने केस बनाना है, उसने अपनी तरफ से एक बड़ी अच्छी चीज़ एक अनर्थ की हुई है कि जब मैंने तो 18 करोड़ रुपए का फ्रॉड पकड़ा इनका। लेकिन 111 में जब हम जाते हैं अदालतों में तो फिर हम इसी का सहारा लेते हैं कि जनाब जब हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है तो एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसके बाद उसका राइट, उसका स्कोप, उसका डोमेन सेक्शन की जो है वो ख़त्म हो गई है। जब स्कोप ख़त्म हो गया है, उसकी डोमेन ख़त्म हो गई है, उसके बाद फिर मज़ीद उसकी तरफ से इंसिस्ट करना जी कि मैंने आपको क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर सकते रिटर्न, अब आपके पास ऑप्शन नहीं रहे तो फिर लीगली वे में उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि सेक्शन 111 को मज़ीद चलाए। और अदालतें इस पर हमें रिलीफ देती भी हैं। अब इसके ऊपर जो अदालती फ़ैसले हैं वो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूँ।
सबसे पहले एक मेरे हाथ में जजमेंट है जो कि हमारे मरहूम साहब का चेयरमैन अपील ट्रिब्यूनल रेवेन्यू शायद मसूद मंजर भट्टी साहब की है। थोड़ा सा मैं उसको टच देता हूँ और उसमें थोड़ा सा उन्होंने ना ऐसा समझ लें कि एक ऐसा इशू जिस पर कोई जजमेंट अब तक नहीं आई थी, ऐसा इशू जिसको कोई भी सहना नहीं चाह रहा था, उसको भी उन्होंने इसके ज़रिए एक प्रेसिडेंस का रोल दिया है। और ये है ITA नंबर 55 IB इस्लामाबाद बेंच की है और 2019 डेटेड 21/4/2020। अब केस की नौयत समझें आप कि केस एक टैक्स पेयर ने अपनी एक फर्म किसी जगह पार्टनरशिप कर ली और पार्टनरशिप की जो फर्म थी वो किसी वजह से टैक्स पे आपस में जो वकील था उसका वो अपना गुजारा जमा नहीं करा सके। 3 पार्टनर हैं जी वो पार्टनरशिप फर्म में, एक 50% का, 2 25% के। ये जो जनाब मिस्टर मोहम्मद लूना साहब जिनके ऊपर ये जो वर्सेस FBR है, ये 50% के पार्टनर थे इस पार्टनरशिप फर्म में। ऑफिसर के हाथ में इस पार्टनरशिप की एक बैंक स्टेटमेंट आ गई, उसने अरेंज की। अरेंज करने के बाद उस ऑफिसर ने इनको नोटिस दिया, इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि जनाब रे मेरी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ये बेसिकली फर्म के नाम की है, मेरा जो नाम जो कारोबार का नाम है वो कुछ और है, मैं काम कर रहा हूँ नवाब किराना स्टोर के नाम से, और ये जो बैंक स्टेटमेंट आपके पास आ गई है वो किसी और नाम की है। लेकिन क्योंकि मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ तो बेसिकली शनाख्ती कार्ड NTN मेरा इसमें जो नाम आ रहा है वो मेरा आ रहा है, सिग्नेचरी हो तो मेरा इसमें इन्वॉल्वमेंट हो गई है। अगर शनाख्ती कार्ड आ रहा है तो वो भी गलती से मेरा लग गया है, अदरवाइज़ ये बैंक स्टेटमेंट बेसिकली फर्म की है, पार्टनरशिप डीड की है। अब इसमें जो इशू सेटल किया जिसको मैंने कहा जी कि अभी तक किसी भी जगह पर ये इशू डिस्कस नहीं हुआ, वो इशू बड़ा अहम है और वो इशू है सेक्शन 39 का। मैंने पहले बात की थी कि सेक्शन 111 की जितनी भी एडिशन होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके होगी। ये हमारे 5 हेड हैं, उन 5 हेड में जो पहले 4 हेड हैं वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, चौथा है कैपिटल गेन। इन 4 के अलावा उन्होंने कहा कि जितनी भी हेड ऑफ इनकम होंगे, जितने भी आपके पास इन जो इस इनकम में नहीं आती होंगी, जो जितने भी आपकी इनकम के जो वसाइल हैं, अगर इन 4 में फॉल नहीं करते वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन 39 में चले जाएंगे। और सेक्शन 111 भी यही कहता है जी कि जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो आपका कैपिटल गेन है, चाहे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए जो भी नेचर है उसकी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी। अब इस जजमेंट में पहले तो वो चेयरमैन साहब मरहूम जो है वो नाराज़ हुए हैं कि कमिश्नर अपील ने जब मान लिया था कि टोटल क्रेडिट एंट्रीज मींस के पूरे साल में ऐसे समझ लें कि 2-2 लाख रुपए रोज़ जमा होता रहा है डेली बेसिस पे। जब इसको टोटल किया 365 दिन के बाद, तो ये बन गया 20 करोड़ रुपए। अब सबसे पहला जो हमारा आर्गूमेंट होता है अपील में, चाहे वो हम हाई कोर्ट में खड़े हों, चाहे ट्रिब्यूनल में खड़े हों, चाहे कमीशन अपील के पास खड़े हों, हमारा आर्गूमेंट होता है कि जनाब सबसे पहले तो ये देखें कि 2 लाख रुपए से मैंने कारोबार शुरू किया है, ये 2 लाख रुपए ही डेली बेसिस पर रोटेट हो रहा है। जब डेली बेसिस पे 2 लाख रोटेट हो रहा है और आखिर में जाके वो 20 करोड़ हो गया है, तो इट मीन्स कि मेरा जो अगर कोई सेलमेंट बनती है या मेरी कोई इनकम बनती है वो 2 लाख रुपए बनती है, क्योंकि 2 लाख रुपए ही बार बार रोटेट हो रहे हैं। अब आप अगर के 20 करोड़ को इनकम बनाएं
और 20 करोड़ को ले जाएं सेक्शन 39 के अंदर 111 के तहत और कहें जाके जी कह रहे 20 करोड़ पर टैक्स बनता है, आप 4 करोड़ पर जमा करा दें, तो रे तो नाइंसाफ़ी है। 4 करोड़ वो कहाँ से जमा कराए? मालिक वो तो 2 लाख रुपए का है, क्या वो अपनी फैक्ट्री को ताला लगा के बेच कर ताला और आपके वाले कर दे चाबियाँ, क्या करे? उसके पास तो वसाइल ही नहीं है। बेशक कानून में प्रोविजन मौजूद है कि जितनी भी बेसिकली सेक्शन 111 में प्रोविजन है कि जो भी अनएक्सप्लेन्ड होगी रकम वो इनकम बन जाएगी और इनकम बनने के बाद वो टैक्स लगा देगा। लेकिन मेरे पास तो मेरे वसाइल हैं, वो तो कहते हैं जी कि मैं तो 2 लाख रुपए, तो पीक बैलेंस है मेरा वो 2.5 लाख रुपए तक गया है मिसाल के तौर पे पूरे साल में। 2.5 लाख से नीचे ही रकमें मेरी, तो ट्रिब्यूनल के पहले इसमें बहुत सारे फैसले आ चुके हैं कि जब ऑफिसर को चाहिए कि सिर्फ पीक बैलेंस ले, पीक बैलेंस मीन्स के 2.5 लाख रुपए अगर उसका पीक गया है तो वही रोटेट हो रहा है ना बार बार, वही उसने निकाला जमा करा दिया, निकाला जमा करा दिया, तो इससे उसकी आमदनी तो नहीं भर गई। तो इस जजमेंट में भी कमिश्नर अपील साहब ने पहले तो वर्बली उनको पार्ट जो वकील साहब गए उनको कहा जी कि सारी की सारी क्रेडिट एंट्रीज़ को इनकम बना देना तो इंतहाई जालमाना है। लाहौर में किसी लड़के की ज़रूरत नहीं कि ऐसा कर सके। क्रेडिट एंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स क्रिएट करके उस पर मुनासिब जीपी लगाना चाहिए। ये ऑर्डर मैं इन डायरेक्शंस के साथ सेट असाइड कर रहा हूँ। ज़बानी कलामी उन्होंने कहा जी कि मैं सेट असाइड कर रहा हूँ और इस पर मुनासिब जीपी लगा दे। मुनासिब जीपी मीन्स के इस 20 करोड़ को वो कहे जी कि आपकी सेल है, इस पर 20 करोड़ के ऊपर मैं खर्चे अलाउ कर दे जो उसने परचेज के खर्चे किए हुए हैं, और उसके बाद जो उस पर इनकम बनती है वो उस पर मुनासिब सा जो टैक्स बनता है वो लगा दे। लेकिन जब फैसला आया तो फैसले में उन्होंने कमिश्नर अपील साहब ने टैक्स पेयर के ख़िलाफ़ कर दिया और कहा जी कि जो टैक्स पेयर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया अपनी आमदनी को, इसलिए मैं मुकम्मल की मुकम्मल इसको जो ऑफिसर ने टैक्स लगाया है मैं उसको अंडोस करता हूँ और इनकी अपील को खारिज करता हूँ। अब इस पर हमारे साबका चेयरमैन साहब ने बड़ी नाराज़गी का इजहार भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग्स के दौरान कही है कम से कम उसको वो पूरा तो करते, और अगर उनका व्यू बाद में चेंज हुआ है तो फिर एक दोबारा बुला के पूछ लेते हैं कि जी मेरा व्यू चेंज हो गया है, मुझे कुछ नए फैक्ट्स मुझे समझ आ रहे हैं, मुझे लॉ की कोई नई प्रोविजन मालूम हो गई है, तो आपके साथ जो मेरी बात हुई थी अब मैं उस बात पर मज़ीद नहीं चल सकूँगा। और जो मेन चीज़ इसमें डिस्कस हुई है वो सेक्शन 13 रिपील ऑर्डिनेंस 1979 का हुआ है। जो मेन बताने वाली बात इसमें है, इस जजमेंट में उन्होंने कहा जी कि सेक्शन जो 13 था 1979 का, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो सेक्शन 13 के तहत और ये जो सेक्शन 111 की जो इनकम होगी रह जाएगी सेक्शन 30 के अंदर, सब सेक्शन ई के अंदर। जो सेक्शन 30 है वो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि एनी इनकम टू विच सब सेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 12 और सेक्शन 13 अप्लाइज। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो 1979 के कानून में था उसमें लिखा हुआ था कि जहाँ पर कंसीलमेंट की इनकम होगी, जो इनकम कंसीलमेंट के ज़रिए बनेगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनेगी। लेकिन इधर क्या हो रहा है, इधर हमारे सेक्शन 39 में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई। सेक्शन 39 में सिर्फ इतना हवाला दिया हुआ जी कि जो इनकम 4 हेड में नहीं आएगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। अब उन्होंने कहा कि क्योंकि स्पेसिफिकली ये जो बात है जी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, वो नए ऑर्डिनेंस के सेक्शन 39 में नहीं है कि जो अनएक्सप्लेन्ड की जो इनकम बन जाएगी, तो इसलिए सेक्शन 39 जो है वो इसको सेक्शन 111 की एडिशन को कवर ही नहीं करता।
और सेक्शन 111 में लिख देना कि जी कि वो सेक्शन 39 की इनकम बन जाएगी, तो सेक्शन 39 में भी उसका कॉरस्पॉन्डेंस जवाब होना, एक एंट्री होनी चाहिए थी, उसकी लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी जो उसके हमारे पुराने लॉ में थी, क्योंकि पुराने लॉ में स्पेसिफिकली इंटेंशन उसकी थी लॉ की, तो इसलिए उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बनाया जाता था। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स उसको नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले तो आपने ये ग्राउंड लेनी है कि जी के क्योंकि लॉ के अंदर प्रोविजन जो है लॉ की वो है कि सेक्शन 111 की जो भी कंसीलमेंट होगी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी, लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जो सेक्शन है सेक्शन 39 वो सेक्शन 111 की इनकम को और उसके जो डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा। जब वो ही ऑब्जॉर्व नहीं कर रहा तो फिर बेसिकली जिस सेक्शन में एडिशन की जा रही है तो उसके तहत ये एडिशन नहीं हो सकती। भाई साहब ये जो क्रेडिट एंट्रीज हैं, अगर कैश एंट्रीज होंगी वो तो आप ही उसमें ले सकते हैं, जो ट्रांसफर एंट्री है वो तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। ट्रांसफर से मुराद चेक के जरिए किसी पार्टी ने पेमेंट की हुई है वो तो उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर। सर हम देखें, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, मैंने कहा कि 99% तो हम एक्सप्लेन कर देते हैं लेकिन हमने दिखाई नहीं। हम यही कहते हैं, सबसे पहला हमारा जवाब यही होता है जी कि ठीक है जी हमारी 90%, अब ये देखें ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ठीक है कैमरे में रिकॉर्डिंग भी हो रही है, 90% तो रिटर्न टैक्स प्रॉपर कंसल्टेंट नहीं जमा कराता। हमारा सबसे बड़ा अलमिया पाकिस्तान में यही है कि इस पर FBR का भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। मासवाए हर 10 साल 7 साल 5 साल बाद वो एक सर्कुलर जारी कर देते हैं जी कि टैक्स कंसल्टेंट के अलावा कोई दूसरा शख्स प्रैक्टिस नहीं करेगा, अगर करेगा तो वो अपने ज़िम्मेदार होगा, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। ये ऐसे ही है कैसे कोई अदालती एहलकार आपका वकील बन के खड़ा हो जाए। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे यहाँ टैक्स पेयर को आज़ादी है कि वो खुद जाकर अपना गुस्वारा भर सकता है, खुद भी जाकर ऑफिसर के आगे पेश हो सकता है, खुद भी जाकर ट्रिब्यूनल में पेश हो सकता है। लेकिन FBR से बार बार हमारा यही तकाजा है कि जो जब तक वो प्रॉपर वकील ना हो और FBR के साथ रजिस्टर्ड ना हो, उसका पूरा प्रोफाइल वकील का FBR के पास मौजूद ना हो, ऐसे उसके अलावा किसी दूसरे शख्स को खुद टैक्स पेयर को भी रिटर्न जमा कराने की परमिशन नहीं होनी चाहिए, ख़ास तौर पर कारोबारी तबके की। अब होता क्या है कि एक नॉन टेक्निकल आदमी उसे 2000-5000 लेता है उसकी 20 करोड़ रुपए की सेल, जैसे जनाब खलील साहब ने फरमाया है कि उसने तो क्रॉस चेक दी और पकड़ा जाएगी, वो तो भाग नहीं सकता। तो दो एक्चुअल बैंक में 20 करोड़ रुपए उसकी वाकई सेल बनती है, लेकिन क्या करेगा जो बाहर बंदा बैठा है वो उसकी 2 करोड़ रुपए की सेल दिखा कर 3 करोड़ की रहा है, 20 लाख की, बाद लोग 20 लाख की सेल दिखा के कहते हैं घुसवारा भर दीजिए 2000 रुपये दो आप जाए। उसने ना बैंक स्टेटमेंट उसे मंगवाई है, ना उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, ना ही उसने FBR से उसका रिकॉर्ड निकलवा के चेक किया है। उसका नुकसान क्या हुआ कि FBR का नोटिस आ गया। और फिर वो टैक्स पेयर जब उसको पता लगता है जी कि इस पर नोटिस आ गया है, मुझे टैक्स लग गया है और टैक्स भी मुझे करोड़ों में लग गया है, 2-3 करोड़ लग गया है, तो फिर वो वकील के पास आता है। और आज की जो खलील साहब ये हमारी जो आज डिस्कशन है इसी के ऊपर है कि फिर हम क्या करेंगे। फिर हम यही करेंगे जी कि जो डिफंड तो करना है हमने, कानून कहता है सेक्शन 111 कि जी ये 20 करोड़ रुपए टैक्स लगा दें आप। हमारा जैसा वकील जाता है वो हम कहते हैं कि जनाब हमें गलती हो गई है, ठीक है 20 करोड़ रुपए की सेल है, इनकम नहीं है, टैक्स लगना है सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के अंदर टैक्सेबल इनकम के ऊपर। अब रे क्योंकि इनकम नहीं है, सिर्फ सेल है हमारी, तो सेल के ऊपर हमें खर्चे अलाउ करके जो हमारी इनकम बनती है हम टैक्स देने को तैयार है। FBR इस मामले में बड़ा रिजिड है, वो कहता है जी कि नहीं, अब क्योंकि लॉ में लिखा गया है कि 111 के अंदर आपकी ये जो सेल है वो अनएक्सप्लेन्ड है और अनएक्सप्लेन्ड जो अमाउंट है वो सारी की सारी टैक्सेबल है, तो मैं टैक्स लगाऊंगा। तो हमारा फिर रोल यहाँ से शुरू होता है, हमने इस फिगर को सेल बनाना है और जो रिलीफ टैक्स पेयर को मिलता है वो हम लेकर देते हैं। तो पहली जजमेंट तो हमने लीगल, सबसे पहला तो हमारा लॉ का ऑब्जेक्शन है, लीगल ऑब्जेक्शन तो हम पहले रेज करेंगे जी कि क्या सेक्शन 39 के अंदर हम 111 की इनकम ऑब्जॉर्व होती है। अगर वो ऑब्जॉर्व नहीं होती तो लॉ की जो लेजिस्लेचर
वहाँ पे मुकन्ना बैठी है वो उसको तब्दील करके उसके मुताबिक उसको मॉडिफाई करे सेक्शन 39 को, और सेक्शन 111 को भी उसका पार्ट एंड पार्सल करे। अगर सेक्शन 111 की आमदनी अगर उसका पार्ट एंड पार्सल नहीं है सेक्शन 39 का, तो फिर ये लॉ के अंदर एक लुकुन्ना है जिसका बेनिफिट टैक्स पेयर को अल्टीमेटली मिलना है। उसके बाद दूसरी जजमेंट जो मेरे पास मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा, जो हम अपील में इसका सहारा लेते हैं, वो है माय लॉर्ड जस्टिस राहिल कामरान साहब की। टैक्स रेफरेंस नंबर 2 है 2018 का, मुल्तान बेंच से ही हुआ है, और एक केस है कमिश्नर इन रेवेन्यू वर्सेस मोहम्मद इकबाल रेंड। तो फैसला हुआ रकम जून 2022 को। रिपोर्ट हो चुका है 2022 PTD 1411 में। इसमें एडिशनल कमिश्नर साहब ने टैक्स लगाया है इनको, और एडिशनल कमिश्नर साहब ने बैंक जो डिक्लेयर किया है मैंने, बैंक का जो टैक्स कटा हुआ है मेरा 231A में, FBR टैक्स ने टैक्स लगाया हुआ है कि बैंक से 50,000 से ऊपर पैसा निकलवाएंगे तो टैक्स कटेगा आपका। तो उस टैक्स के अंदर उन्होंने एक रकम ली कि जी कि आपकी ये फिगर पे टैक्स कटा हुआ है, तो हम अगर उसको रिवर्स बैक करें तो इतना आपका टर्नओवर बनना चाहिए। वो टर्नओवर आपने दिखाया नहीं है, जब आपने दिखाया नहीं है तो फिर हम उसको टैक्स लगा देते हैं। ये बेसिकली कैश विड्रॉल हो गई। कैश विड्रॉल उस सूरत में होगी जब पैसे जमा होंगे, तो क्रेडिट एंट्रीज का मतलब है कि हमने बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, तो पैसे जमा करवाने के बाद ही पैसे निकलेंगे। तो इसी हमारे आज के टॉपिक में ही ये फॉल करता है थोड़ा सा। और उसमें उन्होंने पहले तो 122(5)(a) के स्कोप को डिफाइन किया जी कि 122(5)(a) का स्कोप क्या होगा, वो हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। आज हमारा टू बी स्पेसिफिक 111 की क्रेडिट एंट्रीज है। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा जो कि सेक्शन कहा गया जी कि सेक्शन 176 में फिर ऑफिसर ने बैंक स्टेटमेंटें भी बैंक से मंगवाई हैं। पहले तो उसने रिवर्स बैक किया है एडिशनल कमिश्नर ने, पहले तो उसने रिवर्स बैक करके कन्फर्म करा दिया जी कि आपके बैंक से जो इतने पैसे हैं वो बाहर निकले हैं। उस पर उन्होंने कहा जी कि उस डेफिनेट इन्फॉर्मेशन 122(5)(a) की जो प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड इन सो फार में क्योंकि फॉल नहीं करता था, तो उसके बाद इस ऑफिसर ने एडिशनल कमिश्नर साहब ने बाकायदा 176 का नोटिस दिया है। अब महकमे के पास एक पावर है 176 का नोटिस देने की कि वो किसी भी बैंक से किसी भी शख्स की जिसके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है उससे वो बैंक स्टेटमेंटें मंगवा सके। अब इस चीज़ को उन्होंने बड़ा खूबसूरती से जस्टिस राहिल कामरान साहब ने डिस्कस किया है कि अगर हम सेल टैक्स का कंपेयर करें सेक्शन 176 के साथ, सेल टैक्स मेरे सेक्शन है, इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 176, सेल टैक्स मेरे सेक्शन है 38A। तो 38A में पावर दी गई है इंफॉर्मेशन लेने की, उसमें बाकायदा लफ्ज़ लिखा गया है इंक्लूडिंग आ बैंकिंग कंपनी, कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो वो लेगा किसी थर्ड पर्सन से या किसी बाहर से, इंक्लूडिंग ए थर्ड बैंकिंग कंपनी। 176 के अंदर बैंकिंग कंपनी का लफ्ज़ नहीं है। उन्होंने इसको बेस बनाते हुए कहा जी कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो बैंक से मंगवाई है 176 में, क्या पहले वो मंगवा भी सकता है कि नहीं मंगवा सकता, क्या उसका अख्तियार भी है मंगवाने का? कहते हैं वो ही डाउटफुल है। अब फिशिंग इंक्वायरीज की जरूरत नहीं है। फिशिंग नहीं रही तो देखें, पहले फिशिंग तो उस वक्त ख़त्म हो गई जब बैंक स्टेटमेंट उसके पास आ गई, सही। अब वो फिशिंग से बाहर हो गए। ठीक है जी कि बहुत सारी जजमेंट्स हैं वो कहते हैं जी कि बैंक की क्रेडिट एंट्रीज है वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पे नहीं है,
वो सेक्शन 122 का डोमेन है, मैं उस पर डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पर भी किसी और दिन लेक्चर रख लेंगे, क्योंकि डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को ही मिला के हमने चलना होता है आगे। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन के बगैर हमने तो पहले सबसे पहले जो उसके पास इन्फॉर्मेशन आई है ऑफिसर के पास, उसको हमने डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से बाहर निकालना है। जैसे ही वो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से बाहर निकल गई, सेक्शन 122 इन्फ्रेक्चुअस हो गया, सेक्शन 122 के अंदर फिर अमेंडमेंट नहीं हो सकती। तो अब हमारे पास जो इधर जो उसने लफ्ज़ लिखा है इन्फॉर्मेशन उसने मंगवा ली। बेसिकली सेंट्रल इंश्योरेंस का केस है 1993 का, सेंट्रल इंश्योरेंस, उसकी मैं जजमेंट दे दूंगा 1252 है सुप्रीम कोर्ट का। उसमें इंफॉर्मेशन और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को बहुत डीपली डिस्कस किया गया है। यही चीज़ें उसमें डिस्कस की गई कि डेफिनेट कौन सी होगी, और मेरे ख्याल में 1997 है SCMR 1552, मैं चेक कर लूँगा, मुझे अभी कंफर्म नहीं है। सेंट्रल इंश्योरेंस एक बड़ा मशहूर केस है, और डेफिनेट इन्फॉर्मेशन को मुकम्मल थ्रेश आउट किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले इन्फॉर्मेशन कौन सी होगी, और इन्फॉर्मेशन के साथ ऐसे कौन सी लवाजमात होंगे जो कि डेफिनेट की उसके अंदर डेफिनेशन में फॉल करेगी। तो पहला तो हमारा स्कोप यही होता है कि हम डेफिनेट इन्फॉर्मेशन से उसको बाहर निकाल लें। दूसरा, अब हमारे पास ये जो लेटेस्ट जजमेंट है, इसके ऊपर राहिल कामरान साहब ने जो फरमाया है वो ये कहा है कि जी के 176 सेक्शन जो डील करता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो ऑफिसर के पास, जो डिप्टी कमिश्नर के पास ये अख्तियार क्या वो बैंक से ले सकता है इन्फॉर्मेशन, वो डाउटफुल है, क्योंकि उसके कंपैरेटिव जो सेल टैक्स का सेक्शन है 38A, इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है जी कि सेल टैक्स के अंदर वो इंक्लूडिंग बैंकिंग कंपनी भी लेगा। लेकिन 176 में इतना ज़रूर लिखा हुआ है जी कि वो किसी शख्स की, किसी टैक्स पेयर की, किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन तो ले सकता है, लेकिन उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो उसमें इंक्लूडिंग, बेसिकली इंक्लूडिंग का मतलब अगर इंटरप्रिटेशन में देखा जाए कि स्कोप को बढ़ा नहीं रहा होता, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा होता है जी कि ये भी चीज़ें शामिल हैं। जब एक डेफिनेशन दी जा रही है उसमें हर चीज़, अगर जनरल उसमें लफ्ज़ लिखे गए हैं तो उसमें हर चीज़ शामिल हो जाती है, और इंक्लूडिंग लिखने का मकसद सिर्फ एम्फेसिस देना होता है कि हम एक एम्फेसिस देना चाह रहे हैं कि ये भी शामिल है, और ओवरऑल अगर ना भी लिखें तो फिर भी शामिल है। लेकिन इसको एक नैरो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू को देखेंगे तो 170, क्योंकि अगर सेल टैक्स में इंक्लूडिंग का लफ्ज़ लिख के उसको शामिल किया जा रहा है तो इनकम टैक्स में क्यों नहीं किया जा रहा। इस बात पर जस्टिस राहिल कामरान साहब ने बड़ा क्लियरली इसको डाउटफुल करार दिया है, और कहा है जो अख्तियार एक डिप्टी कमिश्नर साहब का नहीं है, उसके तहत वो इन्फॉर्मेशन अगर वो ले रहा है तो इस इन्फॉर्मेशन की बेस पर वो आपको नोटिस नहीं कर सकता। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि उसके अख्तियार से बाहर है लेना, और वो वाइड है, उसके पास उसका जुरिडिक्शन नहीं फॉल करती, तो उस जुरिडिक्शन को फिर चैलेंज हो गई, और जुरिडिक्शन चैलेंज कर आप इस जजमेंट का हवाला देकर ये भी आप अपने लिए आसानी देख सकते हैं। अच्छा, 122(5) और 122(5)A ये कब इनबुक होगा? 122(5) है तो निकाल दे सकते हैं। ये वो मांग रहे हैं ना डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पे 122(5) लगा। और दूसरा ये है कि 122(11) के लिए 122(9) का नोटिस इशू होगा या नहीं होगा? एक मिनट, दो सवाल हैं जी आपके जमील साहब। एक तो आपने कहा है कि इस केस में बेसिकली 122(5) हुआ है प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर ही केस बना है, डेफिनेट इन्फॉर्मेशन पे ऑफिसर ने नहीं बनाया। अच्छा, जज साहब ने टच दिया हर तरह का उसको सही कि जी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप 176 में मांग रहे हैं तो आपके पास अख्तियार ही नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता कि वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है? सही, क्योंकि आपके पास 2012 से लेकर 2022 तक तो इंक्वायरी करने का अख्तियार जरूर रहा है, लेकिन इससे पहले इसके बाद वाले पीरियड में तो इंक्वायरी करने का अख्तियार भी नहीं है। तो बेसिकली फिशिंग इंक्वायरी, उन्होंने लफ्ज़ फिशिंग इंक्वायरी लिखकर इसको 122(5) को आंसर किया है। सही। और दूसरा सवाल जो आपने किया 111 में 122(9) इशू होगा या नहीं होगा? 121 में 111 के तहत, हाँ 111 जब हम करेंगे एडिशन तो 122(9) का नोटिस इशू होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा जी, इस पर हम आ रहे हैं आगे। अच्छा, इस पर इस तरह होगा कि जब 122 का नोटिस जारी होगा
111 बेसिकली चार्जिंग सेक्शन नहीं है। सही। ये जजमेंट में लिखा हुआ है, जो अभी मैंने इससे पहले वाली जजमेंट दी है आपको, ITA नंबर 55 IB 2019। सही। उन्होंने बड़ा खूबसूरती से, हमारे साहब का चेयरमैन साहब की है, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से लिखा जी कि ये सेक्शन जो 111 है वो चार्जिंग सेक्शन नहीं है, चार्जिंग सेक्शन है 39। और जो मैंने पहले कहा था कि सेक्शन 39 सेक्शन 111 को ऑब्जर्व नहीं करता, सेक्शन 111 में तो हवाला दिया हुआ है कि जी को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स सेक्शन 39 बन जाएगा। ठीक है जमील साहब, सेक्शन 111 में ज़रूर हवाला है, लेकिन वो कहते हैं उसकी अहमियत कम है। वो एक तरीकाकार बता रहा है कि अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और एसेट कौन सा होगा आपका, लेकिन वो रे नहीं कर रहा जी कि उस पर टैक्स भी लगेगा। 111 टैक्स नहीं लगाता। वो रेड विद कर सकते हैं, रेड विड करेंगे आप। रेड विड मीन्स के 111 रेफर कर रहे हैं सेक्शन 39 में, और इस जजमेंट में उन्होंने कहा कि सेक्शन 39 क्योंकि इसको जो चार्जिंग सेक्शन है वो 111 की इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व नहीं कर रहा, उसको पिक नहीं कर रहा, उसके अंदर इसको समोने का अख्तियार ही नहीं है, डील नहीं कर रहा, जैसे कि हमारे पुराने सेक्शन 1979 के कानून में था। तो इट मीन्स कि अगर उसमें अगर दिया गया था तो इसमें भी पैरेलल वो देना चाहिए था। अगर नहीं दिया गया तो इसका मतलब है कि जी के सेक्शन 39 में अगर वो एडिशन, क्योंकि एडिशन हो रही है सेक्शन 39 में 111 के साथ, 111 में अकेले एडिशन नहीं होती। सही। सेक्शन 39 में जब वो जाएगा तो सेक्शन 39 उसको उठा नहीं सकता। तो उन्होंने इसी बात पर इस जजमेंट, इस एडिशन को, जो बैंक में पैसे आए थे सारे के सारे केस को ख़त्म करके टैक्स पेयर को एक उनका जो ऑर्डर उनके खिलाफ हुए थे वो ख़त्म कर दिए। सही। पहले 111 का नोटिस इश्यू होगा या 122 का होगा? इसमें सबसे पहले जो होगा वो 122 का होगा। सही। उसकी रीज़न ये है कि अमेंडमेंट आपने करनी है 122 के अंदर। सही। और अमेंडमेंट जो अब आपने 122 में करनी है तो अमेंडमेंट 111 में नहीं हो सकती। सही। जो प्रिंसिपल सेक्शन है वो 122 है। 122 में वो नोटिस देगा, और नोटिस देने की जो प्रोविजन 122 नो की वो 122 में ही लिखी हुई है। 111 में तो नोटिस देने का कोई भी सही ऐसा कोई नहीं लिखा है। एक्सप्लेनेशन मांगी जरूर है, लेकिन किस तरह मांगी है वो, किस तरह लेनी है वो तरीके कार उसमें वाज़ेह नहीं है। कहती है कि स्पेसिफिक नोटिस दें 111 का। आपका सवाल है कि पहले कौन सा जारी होगा, मैंने उसका आंसर किया कि पहले 122 होगा। सही। और जिस तरह आप स्टैट्यूटरी नोटिस देते हैं 68 का, रूल 68 का, सही। रूल 68, इसी तरह इसके साथ आप एक अलग से नोटिस देंगे सेक्शन 111 का भी। सही। अब इस पर भी अमेंडमेंट आ गई है कोर्स के, अगर आप कहते हैं तो 2 मिनट दें। प्रेस कैप की जरूरत नहीं है। सेक्शन इसमें एक्सप्लेनेशन आ गई है कि जी कि जब सुप्रीम कोर्ट से भी इशू डिसाइड हो गया कि सेक्शन 111 का सेपरेट नोटिस देना लाजमी है, तो उसके बाद हमारी कानून साज असम्बली ने इसको कवर करने के लिए सेक्शन 122 में एक एक्सप्लेनेशन दे दी कि नहीं 111 का नोटिस सेपरेट देना लाजमी नहीं है। अगर 122 के अंदर ही रेट विड कर दिया गया है 111 तो ये भी सफाइस है, एक काफ़ी है। अब जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की, वो पढ़ेंगे, उसमें भी 3 सिचुएशंस लिखी हुई हैं कि क्या 111 का नोटिस जारी हुआ, नहीं हुआ, इस रेट हुआ। ये चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। जब तक रिकॉर्ड पर ये चीज़ें नहीं आती तो हम इस सारी की सारी प्रोसीडिंग्स को नल एंड वाइड करार दे रहे हैं। तो बेसिकली जो मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट जिसका आप हवाला दे रहे हैं इस तरह है। फिर बाद में जब एक्सप्लेनेशन आ गई, एक्सप्लेनेशन का मतलब था कि 2001 से जब से कानून आया 111 का हवाला देना ज़रूरी नहीं है। फिर लाहौर हाई कोर्ट में इशू सेटल हो गया, और सेटल होने के बाद उन्होंने कहा जी कि एक्सप्लेनेशन के बाद की जो आपकी जो असेसमेंट्स होंगी उस पर 111 देना लाजमी नहीं है, लेकिन पहले वाले में, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो पहले वाली जितनी भी आपकी असेसमेंट्स हुई हैं वो अगर 111 का नोटिस स्पेसिफिकली अलग से जारी नहीं किया तो वो नल एंड वाइड है। इनके 22 में अमेंडमेंट आई है, 22 से पहले भी दे सकते हैं, 22 से आगे नहीं दे सकते। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है टैक्स ईयर की। ये है बेसिकली मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये है प्रोसीजरल लॉ।
प्रोसीजरल लॉ के लिए ज़रूरी नहीं है कि पिछले सालों पे वो पिछले साल भी कवर करेगा। रिट्रोस्पेक्टिव होता है। हाँ, प्रोसीजरल लॉ ऐसा है कि जी कि कुछ दोस्तों का ख्याल है जी कि वो टैक्स ईयर 2022 में आया तो फिर 2021 वाले टैक्स ईयर पर अप्लाई नहीं होगा, चाहे वो आज भी नोटिस दे रहा है। मेरा व्यू थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। मैं समझता हूँ सही है, चार्जिंग सेक्शन जो होता है वो नहीं होता, रिट्रोस्पेक्टिव प्रोसीजर तो होता है। प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजर का मतलब है कि आज अपील फीस हो गई है 5 से 10 हज़ार। आज अपील फीस आपने कर दी 10,000 रुपये। अब क्या रे कब से अप्लाई होगा? टैक्स ईयर 2024 से ऑनवर्ड होगा क्या ना? आज मैंने अगर 2012 की अपील करनी उस पर भी अप्लाई होगा। तो बेसिकली जो अपील फीस है वो जैसे ही मैं अपील करने जाऊंगा उन्होंने कहना है कि हमारे लॉ में लिखा गया अपील फीस 10,000 है, चाहे आप जब साल चाहे वो टैक्स ईयर 2012 के क्यों ना हो। वो कहें दो जी, वो तो कहेंगे आज के रेट के मुताबिक फीस जमा करा दें। आज फीस जमा करा, आज अपील। तो बेसिकली ये भी 2022 से आया है, तो उस जिस तारीख को एप्लीकेबल हुआ है उसके बाद उससे पहले जितने भी 100 काज हुए हैं उस पर वो एप्लीकेबल है, सेपरेट नोटिस देना। उसके बाद चाहे टैक्स ईयर कोई भी है, इट इज़ इमैटेरियल, वो सेपरेट नोटिस नहीं देगा, देने का पाबंद नहीं है, पाबंद नहीं है जी। और इसके बाद जो आखिरी जजमेंट है वो मुख्तसर करते हैं इसको, 10 मिनट में मैं कोशिश करूँगा ख़त्म वाइंड अप करूँ अपनी प्रेजेंटेशन को। सुप्रीम कोर्ट की जरिए से सारा हमने अब डिस्कस किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ये सब अब कर दिया है, ये सब चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं। सही। आज जितनी भी हमने पहले हम ट्रिब्यूनल का केस ला के ढूंढा करते थे, कभी किसी दूसरे केस अपनी तरफ से हमदर्दी लेने के लिए अपने हालात बता के हमदर्दी लिया करते थे कि टैक्स पेयर जी ताला लगा दे, क्या कह रहे उसकी तो मालियती 20 लाख रुपए की है, उसने तो टैक्स ही 2 करोड़ लगा दिया, कहाँ जाए टैक्स पेयर? उसने टोटल 20 करोड़ रुपए टैक्स लगा दिया है, वो क्या करे? वो उसको चाहिए था कि 20 करोड़ में से खर्चे निकालता, खर्चे निकाल कर फिर जो मेरी इनकम बनती है उस पर टैक्स लगा दे, मैं देने की पोजीशन में भी बनता हूँ, वो गवर्नमेंट का भी राइट है। लेकिन 20 करोड़ के पूरी की पूरी मेरी जो बैंक में पैसे जमा हुए हैं उसको सारी रकम को टैक्स लगा देना और फिर इतना टैक्स लगा देना कि वो मेरा डेली का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इतना तेज़ है कि मैं डेली रहा तो मैंने साल में एक दफ़ा रकम जमा कराई है 20 करोड़ रुपए, तो फिर तुम मुझसे पूछे कि एक दफ़ा आपने जमा कराई, पैसे कहाँ से आए हैं? लेकिन अगर बैंक में डेली मेरा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है डेली की, और वो एक बड़ी रकम बन गई है, लेकिन है वो छोटी सी रकम 2 लाख रुपए की, रोटेट हो रही है, बार बार रोटेट हो रही है, तो इसका मुझे ज़रा इस पर आसानी दें। उस पर जो ये जजमेंट अब सुप्रीम कोर्ट की आ गई है और इसमें उन्होंने डेट क्या इसकी? ये है 31/5/2022 की, 2023 SCMR, सॉरी 22 है, सॉरी नहीं 23 ही है, SCMR 534 रिपोर्ट हुई है। मियां लियाकत अली प्रोप्राइटर इसका नाम है, FBR गया था इधर सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें भी उन्होंने यही कहा जी कि जो चीज़ हमारे पास बैंक से अगर आ गई है, क्रेडिट साइड हमने इनकी पकड़ ली है, तो वो क्यों नहीं इनकम? अब इन सारी चीज़ों को मैं सम अप करूँगा। जस्टिस मुनीब साहब ने इसमें 2 चीज़ें कही हैं। उन्होंने कंपैरिजन किया है सेक्शन 122 का और सेक्शन 111 का। बेसिकली जो अमेंडमेंट हो रही है वो 122 में हो रही है। 122 के फिर आगे 3 पार्ट हैं जिसका उसने हवाला देना होता है अमेंडमेंट करने से पहले। इसमें 122 का सब सेक्शन 5 है, उसमें है 1, 2, 3। इसमें जो आपके पास 2 है, इसमें लिखा हुआ दी सप्रेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीट, के सप्रेशन का मतलब है कि आइटम ऑफ रिसीट, अगर मैंने ऐसी कोई चीज़ जो रिसीट है वो मैंने नहीं दिखाई, वो मेरी टोटल इनकम बनेगी, टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगी। सही। और जो मैंने जो पहली जजमेंट जो आपसे डिस्कस की थी
शायद मंजर भट्टी साहब की मरहूम, जो हमारे चेयरमैन साहब फौत हो गए हैं, उसमें भी उन्होंने इसी को भी डिस्कस किया है। इशू भी डिस्कस करके उन्होंने कहा है कि आइटम ऑफ रिसीट डजंट मीन इनकम। सही। आपने इनकम पे टैक्स लगाना है। जो टैक्स इनकम टैक्स का कानून है वो इनकम को डील करता है। जो इनकम आएगी उसके हाथ में, क्या अरे 20 करोड़ रुपए मेरी जो बैंक में गए हैं, क्या मेरी इनकम है? अगर वो इनकम नहीं है, मेरी सेल है, तो सेल को आप कैसे इनकम ट्रीट कर सकते हैं? तो उस पर इनकम बनाएं और इनकम बनाकर इसको आगे लेके चलें। और सेक्शन 111 का जो इसको थोड़ा सा चेंज हो गया, 111 है और 122 कर लें इसको। ये 111 में लिखा हुआ है एनी आइटम ऑफ रिसीट, और 122 में लिखा हुआ है एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप फ्रॉम असेसमेंट। एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स 122 में सेक्शन जो 122 है, एनी इनकम any income chargeable to tax escape assessment। एक 122 के जो 5 जोर्स हैं उसमें दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, इधर 111 में मिस हो गया। एक तो एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप असेसमेंट, जो असेसमेंट से आप 120 का जब ऑर्डर हुआ है कमिश्नर की तरफ से, उसमें एस्केप हो गया एनी इनकम। इनकम वो होगी जिसमें से सेल में से खर्चे हम माइनस करेंगे। और उसके बाद टोटल इनकम हैज़ बीन अंडर असेस्ड और असेस्ड एट टू लो रेट, और एनी अमाउंट अंडर ए हेड ऑफ इनकम हैज़ बीन मिसक्लासिफाइड। रहा हमने कोई मिसक्लासिफाइड लिख दी है, हमने किसी और हेड में लिखनी थी, इसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस में नहीं लिखी, किसी और हेड में लिखनी, तो वो भी इनकम उसमें जाके वो 122 में अमेंडमेंट कर सकता है। अब उन्होंने कहा जी कि एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप असेसमेंट, और इसमें लिखा हुआ है आइटम ऑफ रिसीट, एनी आइटम ऑफ रिसीट एस्केप फ्रॉम टैक्स। तो इसको हम दूसरे आसान अल्फाजों में जो जस्टिस मुनीर साहब ने लिखा है, वो उन्होंने लिखा है जी कि एनी अमाउंट एस्केप फ्रॉम टैक्स। अब जो इस ऑर्डर में जो वर्डिंग लिखी गई है, ये तो थी लॉ की वर्डिंग 111 के अंदर, उन्होंने लिखा है कि एनी अमाउंट, वक्फा कर लेते हैं, पानी का प्लान है भाई। अब जस्टिस मुनीब साहब ने इस पर जो जजमेंट दी है 2023 SCMR 534, उसमें उन्होंने जो सारा डिस्कस करके सैरो जो हमने अब तक जितनी बातें की हैं, जितने मैंने पिछले केस लाज में सारी बातें की, वो सारी समअप करने के बाद जो कंक्लूजन निकाला है, उन्होंने निकाला है जी कि अमेंडमेंट होनी है सेक्शन 122 के अंदर, वो एनी इनकम को टैक्स लगाना चाह रहा है जिस पर टैक्स नहीं दिया गया पहले, और सेक्शन 111 जिसको ऑफिसर ने उठा लिया है, वो कहता है जी कि 20 करोड़ के 20 करोड़ को मैं टैक्स लगाऊंगा, एनी अमाउंट एस्केप फ्रॉम टैक्स। और सेक्शन 111 कहता है जी कि ऐसी जो अनएक्सप्लेन्ड होगी वो शैल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ऐसी अमाउंट जो कि एस्केप हो गई है, अनएक्सप्लेन्ड है, वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बन जाएगी। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इधर भी बन गई, ये भी इनकम है, क्योंकि सेक्शन 111 मजीद इस अमाउंट को
इनकम फ्राम। अब इस जजमेंट में जस्टिस मुनीर साहब ने इन दो सेक्शनों का कंपेयर किया है और कंपैरिजन करके उन्होंने कहा कि सेक्शन 111 और सेक्शन 122, 111 के अंदर ऑफिसर के पास अख्तियार आ गया है कि एनी अमाउंट जो एस्केप हो गई है फ्राम टैक्स वो इनकम फ्राम अदर सोर्स होगी, इनकम ट्रीट होगी और उस पर टैक्स लगेगा। और अगर सेक्शन 122 जो डील कर रहा है वो करता है एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप असेसमेंट। तो ऑफिसर के पास दोनों अख्तियार है, चाहे वो इसको उठा ले चाहे इसको उठा ले। और होता भी ऐसे है, अगर जैसे हमारी अदालतों में चेहरा देखा जाता है इसी तरह हमारे ऑफिसरान भी चेहरा देखते हैं। अगर कोई अच्छा वकील उसके पास पेश हो गया है तो वो क्या करेगा, इस 20 करोड़ रुपए खर्चा उसको अलाउ करके 40 लाख रुपए की इनकम बना देगा। उसे कहेगा ठीक है जी कि आपके अखराजात जो हुए हैं 20 करोड़ पर ये आपकी, क्योंकि सेल तो नहीं है, मसला कि सेल भी इनकम तो नहीं है, सेल ट्रेड करते हैं। अगर वो ऑफिसर चाहे तो उसका अख्तियार है कि वो उसको सेल ट्रेड कर ले और सेल ट्रेड करने के बाद इस पर खर्चे दे दे वो 19 करोड़ और 60 लाख रुपए के। तो पीछे इनकम बच गई 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए भी आपको कहे कि जाएँ जी जाके 4 लाख 5 लाख जमा करा दें, ये उसका अख्तियार है। अगर उसका कोई वकील ऐसा चला गया जिसके पर वैसे चेहरा देखा गया, सीनियर वकील चले गए हैं और हमारे जैसे जूनियर वकील चला गया, उसने कहा चलो जी यहाँ से निकलो, आपको हम 20 करोड़ रुपए मैं आपको 4 करोड़ टैक्स लगा रहा हूँ, जाइए जमा कराएं। क्योंकि हायर स्लैब, जब स्लैब भरेगा इनकम बढ़ेगी तो स्लैब भी हायर हो जाएगा। 35% इस वक्त स्लैब चल रहा है 60 लाख के ऊपर और 40 लाख पर स्लैब होगा 20 से 25% का। तो और 20% इसको नीचे भी मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, एक टैक्स कार्ड मौजूद है, दोस्त चाहें तो लेके जा सकते हैं यहाँ से। तो इसमें उन्होंने स्लैब दिए हुए हैं, तो इस स्लैब के तहत 6 लाख तक तो वैसे एग्जाम्प्ट हो गई है इनकम, तो वो भी बेनिफिट मिलेगा 40 लाख पे उसको। तो उन्होंने कहा है कि ये चीज़ अख्तियार जो है ये डिस्क्रिमिनेशन है कि एक के साथ ऑफिसर रियायत कर रहा है, एक को फांसी पे लगा रहा है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने एक केस लाया है वारिस मियाँ वर्सेस स्टेट। PLD 1958 सुप्रीम कोर्ट 157, ये पेज नंबर है, ये इसकी जजमेंट नंबर है। उसमें उन्होंने जो करेक्ट है वो पैरा नंबर 14 में लिखा है और लिखा है जी कि दी ऑर्डिनेंस प्रोवाइड्स नो रास्टिक गाइडेंस स्टैंडर्ड और मेयर व्हेन और हाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम थिंग दैट इज सप्रेस्ड और कंसील्ड प्रोडक्शन और सेल्स। इट इज़ सेक्शन 111(1)(d दैट इज़ टू बी अप्लाइड और सेक्शन 122 सब सेक्शन 5 के लॉ ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि कहाँ पे 111 अप्लाई होगा, कहाँ पे 122(5) अप्लाई होगा। अरे आपने मर्सी ऑफ द विलफुल जो उसकी एक जो चॉइस है ऑफिसर की उस पर छोड़ दिया है। तो ऐसी चॉइस जो कि एक ऑफिसर को दो रास्ते दे रही हो, 2 वे दे रही हो, वो वारिस मियाँ वर्सेस स्टेट PLD 258 सुप्रीम कोर्ट 157 में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ जी कि जो ऐसा कभी नहीं होगा। और हम क्योंकि बेनिफिशियल जो टैक्स पेयर जो है, जो अक्यूज़ होता है वो फेवरेट चाइल्ड होता है कोर्ट्स का, ये टैक्स पेयर क्योंकि हमारा फेवरेट चाइल्ड है, तो हम इसलिए जो बेनिफिशियल लेजिस्लेचर है जो कि सेक्शन 122 की है जिसमें इनकम निकाल कर टैक्स लगाने का कहा गया, जिसमें अगर 40 लाख इनकम बनती है तो वो ऑफिसर को अप्लाई करना चाहिए। ये क्रक्स है आज के इस सारे के सारे लेक्चर का कि इस वक्त ऑफिसर के पास 111(1) के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद चले हाई कोर्ट तक तो हम मानते हैं कि जी का ऑफिसरान के पास एक जवाब होता है कि हमने
अगर सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया हुआ है और हम उसमें विन कर जाएंगे तो इसलिए हम आगे अगर आपका केस भी अगर सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होगा उसके मुताबिक हम बाद में आप करवा लेना, लेकिन हम अभी मजबूर है फैसला करने के। अभी हमारी मजबूरी है कि हम फैसला आपको 111 के तहत टोटल 20 करोड़ रुपये ही करेंगे क्योंकि इशू डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन अब ये इशू फाइनलिटी अख्तियार कर गया है। और आज इसी मकसद के लिए ही आज इस टॉपिक को चुना है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ये इस वक्त तो ऐसे समझ लें कि हमारा मुताला काम है तो छुपी हुई है सब दोस्तों से। तो आज की इस हमारी जो प्रेजेंटेशन के तहत इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेंगे और जो हमारे दोस्त वकील साहिबान जो टैक्स के कंसल्टेंट हैं जो नए दोस्त ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कम से कम उनके पास ये अथॉरिटियाँ अगर उनके पास मौजूद होंगी तो अपने जो उनके क्लाइंट्स हैं उनको बेहतर वे में एक रिलीफ लेकर दे सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी जजमेंट पर 2023 SCMR 534 पर मुल्तान ट्रिब्यूनल से मैंने एक केस करवाया है। इसमें जस्टिस मियां अब्दुल बासित साहब हमारे मेंबर है जुडिशल। ये केस है ITA नंबर 328 MB 2023 और 22 से 2023 को मैंने करवाया है। और उन्होंने इस जजमेंट का जो करेक्ट्स है वो इसमें लिख दिया है कि ऑब्वियसली सेल्स वर मेड आफ्टर हैविंग परचेज द गुड्स, कि जो सेल की गई हैं वो परचेज करने के बाद की गई हैं। Therefore, treating sales alone as income without considering purchases was illegal and baseless action. The allegation of suppression of sales was not valid and did not warrant addition under section 111(1)(d) of Ordinance 2001. It is also obvious that the taxpayer has suppressed both sales and purchase. कि टैक्सपेयर ने अगर कोई चीज़ छुपाई है तो वो सेल के साथ परचेज भी छुपाई है, तो ऑफिसर का उस तरफ क्यों नहीं ध्यान जा रहा। But it was in fact the difference of sales and purchases gross profit which was allegedly concealed for the purpose of charging of income tax. कि अगर कोई चीज़ छुपाई गई है तो वो सेल और परचेज नहीं छुपाई गई, आपका ग्रॉस प्रॉफिट छुपाया गया है जिस पे टैक्स लगना था। The reasons for adding the total sales value in the income of appellant that the provisions of section 111 of the Ordinance 2001 are punitive in nature. Therefore, no verifiable credit can be given to the appellant. Is highly misconceived and misdirected. Therefore, in our opinion, the actual suppressed income will be the difference of gross profit admittedly derived by the taxpayer. It is an admitted position that the assessing officer, without considering the purchase price, added the total amount of sales of sugar to income, whereas legally speaking, purchase value should have been subtracted from sale price for making addition under section 111 of the Ordinance 2001. तो ये बेसिकली केस आज से 2-3 साल पहले आपको याद होगा कि सियासी केस बने थे शुगर वालों के ऊपर। किसी की फैक्ट्री थी चीनी की, उस फैक्ट्री को टैक्स लगाने के लिए एक सियासी का दावा शख्सियत की, जितने भी उनके डीलर सब डीलर कितने भी पाकिस्तान में चीनी के कारोबार हो रहे थे सबको ही उन्होंने कहा कि वो चेक करें। और क्योंकि वो फिर चेक करते करते पता लगा जी कि सब भी टैक्स चोर हैं, तो इस तरह के केस बने थे। तो बेसिकली ये सियासी केस थे। केस की वजह भी सियासी बाज़ दफ़ा सियासी होती है, बाज़ दफ़ा परफॉर्मेंस के लिए होती है। तो इस तरह का केस बना था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा जी कि अगर आप मुकम्मल फिगर को टैक्स ना लगाएं, परचेज लें और जीपी जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है उसको उठाकर 2023 SCMR 534 ये लिखा हुआ है इसमें 2023 SCMR 534 की रोशनी में इसको दोबारा देखें। तो ऐसा कोई केस अगर आपके पास आ जाए तो ये जजमेंट भी ट्रिब्यूनल की मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप पढ़ें समझें, वो बड़ी अहम है इस मामले में क्योंकि इसने इस कंट्रोवर्सी को अब क्लोज कर दिया है। कोई क्वेश्चन आंसर्स कोई दोस्त का? ग्रॉस प्रॉफिट ऐड होगा या नेट प्रॉफिट होगा? मेरा तो व्यू था कि नेट प्रॉफिट होगा। मियां अब्दुल बासित साहब कहते हैं जी कि इस जजमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट को होगा। अच्छा,
लॉस अकाउंट के खर्चे तो क्लेम कर चुके हैं। नहीं उस जब इनकम बढ़ती है तो खर्चे भी ऐसे में रफ़ी साहब ना खलील साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है। देखिए हमारे पास खर्चे की दो तरह की नेचर होती है। एक तो हो गया ट्रेडिंग, दूसरा हो गया पीएल। पीएल में ज़्यादातर हमारा होता है बिजली का बिल, वो तो हमने पूरा क्लेम कर लिया है। सही। बाकी खर्चे भी मैंने पीएल के छोटे खर्चे होते हैं वो मैंने सारे क्लेम किए हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि मेरे पास उनके बिल्स हैं। सही। क्लेम नहीं किया तो मैंने अपनी परचेज को क्लेम नहीं किया। छुपाई अगर मैंने है, अगर सेल भी छुपाई है तो परचेज भी छुपाई है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिजली का बिल मैं कहूँ मेरी ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो मेरे खर्चे हैं सैलरियाँ वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारे के सारे खर्चे तो मैंने ऊपर दिखाने होते हैं। ये तो दफ्तरी अखराजात है, दफ्तरी अखराजात तो मैंने पूरे दिखा देने हैं। और जी कोई क्वेश्चन टैक्स तो जो है वो नेट प्रॉफिट पर ही लगेगा, वो नेट प्रॉफिट पर लगेगा, लेकिन उनका व्यू रही है कि नेट प्रॉफिट तो आप क्लेम कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्सपेंस से ऑलरेडी नहीं, जब ऊपर से जब तब्दीली आएगी तो फिर वो तो नेट प्रॉफिट में नहीं, ऐसा रेशो नहीं भरेगा ना फिर। अब आपकी जो सैलरीज थी आपने स्टाफ को, एडमिन स्टाफ को दिए 12 लाख रुपए साल की। आपने कहा जी 12 लाख रुपए सैलरी है एडमिन स्टाफ की। ट्रेडिंग में आपने दिखाई हुई है 2 करोड़ रुपए की सैलरी, नहीं दिखाई है आपने तो, लेकिन ये तो आपने सैलरी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी है। तो ये भी तो कहें द हायर द इनकम द हायर द नहीं असल में इसमें भी चेंज फिर आ जाती है, क्योंकि जब आप कहते हैं ना, वो रेशो आ जाती है ना, जब ऊपर से रेशो तब्दील हाँ आपकी बात ठीक है। जब आप जीपी पे आते हैं ना तो एक परसेंटेज लेके आते हैं कि पिछले साल 4 सालों पे 5 सालों पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज क्या थे। ठीक। तो उस हिसाब से हम देखें तो जीपी के परसेंटेज की हद तक तो वो अलाउ करता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने अगर डिक्लेयर किया हुआ, अगर डिक्लेयर नहीं किया हुआ फिर तो हमें उसका इफेक्ट दे देगा। अगर ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने डिक्लेयर किए हुए है तो उसका सेल परचेज से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो ऑफिस के एक्सपेंस थे, वो मैंने ऑलरेडी क्लेम किए हुए हैं। और अगर नहीं भी किए तो मुझे उसका नेट इफेक्ट नहीं भी मिलता तो वो भी एक माइनर से रकम होगी। बेसिकली तो मेरा सारे के सारा ज़्यादा ज़्यादा मुझे 1-2 लाख रुपए का इससे फ़र्क पड़ जाएगा। इससे ज़्यादा वैसे मेरी जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट भरेगा अगर खर्चे भरे जाएंगे जो मैंने दिखाए हुए हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ये भी होता था, बस थैंक यू मैंने, इसमें ये भी होता था ना कि जब वो आईटीओ मतलब बढ़ाता था हमारी मतलब नेट इनकम जाने या सेल बढ़ाता था, तो फिर हम ये भी साथ कहते थे कि भाई इसी पर सर वो उस सूरत में होता है ना जब आपने बिल्कुल नील की रिटर्न जमा कराई हुई है। नहीं, हमने कुछ डिक्लेयर किया, हमारा ऑडिट में आगे मिसाल के तौर पर किया, उसमें हमने मतलब उसमें अब आईटीओ बढ़ा देता है, ठीक है, तो उसमें ये है कि फिर हम ये भी कहते थे कि इसको जो है ना फिर अगर इसको बढ़ाया तो फिर वो उसमें ऑडिट में तो हम ले सकते हैं प्ली, लेकिन जब आप इस रकम से 40 लाख 20 करोड़ से 40 लाख पे आ रहे हैं तो फिर छोटी सी मटेरियल सी बात होती है। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जितना कह दिया चले हम उस हद तक तो रिलीफ लें, 40 लाख पे आ गए, इसको मजीद 39 लाख करना तो 1 लाख में टैक्स हायर स्लैब में चला जाता है 1-2 लाख से। वो अब अच्छे वक्त आ गए हैं जी। 1 रुपये से भी वो 2012 तक तो था कि जैसे ही आप 1 रुपये भी ऊपर हो गया तो 27,000 टैक्स लग गया, तो अब अच्छे वक्त आ गए हैं सर। अच्छा वक्त आ गए। अब ऐसी बात नहीं है। अच्छा। अब अगर लग भी जाएगा तो टैक्स पेयर भी मुल्क की खिदमत करनी चाहिए हमें, टैक्स पेयर से खिदमत करवाएं आप। पाकिस्तान में अच्छे वक्त ज़्यादा उम्मीद में रखें, ये चेंज भी कर देते नहीं खिदमत कर, हमें भी खिदमत करवानी है टैक्स पेयर से। और वो जो टैक्स पेयर है वो प्रोफेशनल वकील के पास इसलिए नहीं आता कि हमने उसको उसका जेन्युइन टैक्स जमा करवाना होता है, और हम उसको जेन्युइन टैक्स की तरफ से अगर वो हमें कहता नहीं कि मैं नहीं जमा कराता तो हमारी तरफ से भी जवाब होता है जी फाइल उठाए हो जाए। वो 2 नंबर वकीलों के पास जाता ही उस वक्त है जब उसे पता जी यार मैंने जमा कुछ नहीं कराना, और बस सारे कुछ जो 2-4-5 हज़ार में मेरा पूरा साल निकल जाए। वैसे इतना जुल्म कर रहे हैं ये रजिस्ट्रियों वाले या दूसरे, मतलब 2-3 हज़ार रुपए लेकर उसको फाइलर बना देते हैं, उसकी आमदनी कुछ नहीं है, एसेट्स कुछ नहीं है, हर चीज 0-0 करके फाइलर बना दिया और प्रॉपर्टी करोड़। अच्छा, प्रॉपर्टी वो करोड़ की परचेज कर रहा होता है, जब तो कंसीलमेंट बनती है फिर वो तो बनती है, लेकिन ये ना इतना जुल्म करते हैं जो उनको वो फाइलर बना देते हैं, वो क्योंकि 0-0 करके वो जनाब वो क्लिक करते हैं वो सर 1,000 अर्जेंट का काम करते हैं। अच्छा, इसमें एक मेरे पास जो नई इन्फॉर्मेशन आई है वो कुछ और आई है। आपने बड़ा अच्छा एक टॉपिक शेयर दिया है, नॉन फाइलर का टैक्स बनता है मिसाल के तौर पर 8 लाख रुपए, फाइलर का टैक्स बनता है 1.5 लाख रुपए, एक सपोज कर रहा हूँ। एक शख्स गया रजिस्ट्री कराने,
उसने कहा जी कि मैंने FBR के नेटवर्क में नहीं आना, मुझे 8 लाख जमा कराओ, मुझे हाँ जी, मेरी रजिस्ट्री कर दो। मैं FBR के नेटवर्क में नहीं आना चाहता। एक खौफ है, एक माइंड सेट ऐसा बन चुका है हमारे लोगों का। अब हुआ क्या कि जो उसका एजेंट है कचहरी में, वो उसे 8 लाख रुपए लेगा, 2000 रुपये में उसका गुस्वारा जमा कराएगा, उसको फॉलोअर करेगा, रजिस्ट्रार के पास जाएगा, 1.5 लाख रुपए का चलान जमा कराएगा। इस चलान की वो करेगा टैंपरिंग करके इसको करेगा वो 8 लाख का, इसको पकड़ा देगा जी कि 8 लाख जमा हो गया आपका। अब रे 4-5 साल 10-6 साल बाद जब इसका कोई नोटिस आएगा तो फिर पता लगेगा जी कि रे टैक्स पेयर भी बन गया था, एक्टिव भी हुआ है, नील की रिटर्न भी जमा इसकी 1-2 साल हुई हैं और इसको फॉलोअर भी कर दिया गया है। 111 के लिए तैयार हो जाए और अब 111 के लिए भी तैयार हो जाए। नहीं, उससे बढ़ कर एक और जुल्म होता है ना कि रे जो पैसे जो गवर्नमेंट के थे, हाँ वो भी गए और उसको क्रेडिट मिला। दोनों सबसे बड़ा जुल्म तो नहीं हुआ हाँ, है कि 6.5 लाख रुपए एक आदमी चीटिंग फ्रॉड हो गया ना ये तो। करके टैक्स फ्रॉड करके उसने तो दिया हुआ है। ये तो अदारों का कसूर हो गया ना, अदारे कार्रवाई नहीं करते उससे फौरन। इदारे कार्रवाई करने के पॉइंट आउट हो गया तो फिर अब नहीं करते। अच्छा सर, एक और इदारों FBR मेरे नॉलेज में आया वो ये है कि अब जैसे 3% है ना उसका 236K का, हाँ जी, अब यहाँ कोई बंदा कचहरी में बैठा है, वो उस चालान को 1% बना देता है ऐसा भी हो गया। और उससे रजिस्ट्री करवा लेता है। वो रिश्तेदार के साथ मिली, नहीं, वो कोई चलान ही CPR वो ESID जनरेट 1%। वो 1% की जनरेट होती है, वो फिर ऑडिट में पकड़ी जाती है। वो इसका रजिस्ट्रार साहब है ना, वो इसके जिम्मेदार है 167 का भी चल रहा है। बेसिकली। को भी मिलते हैं। नॉर्मल पर्सन सर वो सबको मिलते हैं, लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे पास बिहारी के केस आए हैं जिस पर सब रजिस्ट्रार साहब को सिर्फ एक इसलिए नोटिस हो गया कि उसने एक अहम इशू 2 चीज़ों के दरमियान है। अगर आप गिफ्ट की प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड है, इस पर 230K नहीं लगना, लेकिन इन 2 के दरमियान में एक चीज़ और भी है, वो है तमलीक। गिफ्ट है जी कि कोई शख्स दूसरे शख्स को अपनी प्रॉपर्टी देता है, गिफ्ट कर देता है गैर वारिस को। mesela गिफ्ट किसी को भी हो सकता है सर। नहीं वो बाकी तमलीक में सर थोड़ा सा मैंने इसमें स्टडी किया, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें चाहे वो इसका अपना रिश्तेदार भी क्यों ना हो, वारिस भी क्यों ना हो, गैर वारिस भी क्यों ना हो, गिफ्ट वो गिफ्ट है, अच्छा हो सकता है। ठीक हो सकता है। गिफ्ट इनहेरिटेड है जी के उनके फौत होने के बाद हो गया। अब ये जो चीज़ है इनहेरिटेड और गिफ्ट, इसमें सिर्फ एक फ़र्क है, इसमें शख्स फौत हो गया, इसमें जिंदा है और वह अपनी ज़िंदगी में अपने वारसान को उसका जायज़ हिस्सा देना चाह रहा है। अब उसमें गिफ्ट में तो है कि वो कम ज़्यादा कमी बेसी कर सकता है, इसमें कमी बेसी नहीं होगी। जो उसका ज़िंदगी में है, जो उनका जायज़ हिस्सा बनता है, वो उसमें भी कमी बेशी तो कर सकता है, तमलीक में नहीं होती। वो हो जाती सर किसी तमलीक टाइम में पे तो आप कर सकते एक- वो आपके इसके जिसका हिस्सा बनता है वो फोरगो करके करवा ले और बात नहीं है, सर। लेकिन अगर हो सकती है। तमलीक तमलीक आपकी मर्जी है। पेरेंट अगर दे रहा है किसी एक बेटे को तो तमलीक हो वो सारी के सारी नहीं दे सकता। सारी दे उस- जिंदगी में तो वो उसकी मर्जी है, उसकी चीज है जिससे मर्जी तमलीक में दे। मर्जी है। इसमें ये नहीं है कि वो उसको जितना उसका हिस्सा बन, देखिए बात ये है कि उससे पहले कोई फौत हो जाता है या कोई और पैदा हो जाता है या कुछ हाँ। उसकी जिंदगी में चले ठीक है, इनहेरिटेड में सब क्योंकि मेरे पास जो एक हाई कोर्ट का फैसला है ना, उसमें डेफिनेशन मैंने उससे पढ़ी है, तो उसमें नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, इसमें कर्ज है ना, देखें एक बंदा हाँ। आज तमलीक कर रहा है, उसका एक बेटा पैदा हो जाता है या औलाद और पैदा हो जाती है, वो तो शेयर तो डिस्टर्ब ना हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छा उसकी जिंदगी में कोई और फौत हो गया, बिल्कुल सही है, मसला शेयर इतना डिस्टर्ब होता है। लेकिन तमलीक मर्जी पर है और इनहेरिटेड तो वैसे चले नहीं सर जी, हाई कोर्ट ने ये कहा है कि तमलीक भी करें जैसे इनहेरिटेंस होता है, तमलीक भी हाँ वैसे ही वसीयत करें। की बात जो है ना वो और है, ये उन्होंने वो बिल्कुल जो तो आप बताया बात है। कर रहे हैं वो वसीयत की अदरवाइज है। तमलीक मैं फादर हूँ, मैं खुद मतलब है कि वो कर सकता हूँ भाई किस सर। तरह है। चले अब इससे हम टॉपिक पे आते हैं वापस। ठीक है, इसमें मेरा थोड़ा सा इल्म कम है, आपने इजाफा कर दिया। नहीं, इसमें अच्छा है कि मेरा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर पड़ा था उसमें मुझे यही समझ आई थी। अब हुआ क्या कि गिफ्ट और इनहेरिटेड पर सेक्शन 237 अप्लाई नहीं होता। इसका FBR के सर्कुलर आए हुए हैं, 2015 के सर्कुलर है, तमलीक पे नहीं है। अब सब रजिस्ट्रार बिहारी को ऑफिसर ने सब इसलिए टैक्स लगा दिया कि उसने तमलीक पर भी 237 माफ़ कर दिया था।
और सब ऑफिसर का ये कहना है FBR के कि तमलीग पे क्योंकि FBR ने टैक्स नहीं माफ़ किया हुआ 230 के, तो आपने कैसे कर दिया? ये क्योंकि आपकी इनएफिशिएंसी है और आपने जमा कराना था, आप जमा कराएं। तो फिर वो केस चले हैं, केस कराए भी हैं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे रिमांड बैक हो गया था, दोबारा फिर बिहारी चला गया केस। अब पता नहीं किस स्टेज पर है, लेकिन वो केस रिमांड बैक करवा दिया था मैंने अपील से। तो बेसिकली ये जो बात है कि 230 के कहाँ जमा होना है, किधर होना है, इसका अल्टीमेटली जो लायबल है वो सब रजिस्ट्रार है। सिर्फ एक चीज़ इजाफा करूँगा कि जो हमारा 10 शेड्यूल्ड है FBR का, जिस पर अभी तक FBR को हमने लेटर भी लिखा था आज से साल 1.5 साल पहले, और जिस पर FBR ने ना कभी आज तक समझाने की कोशिश की है, ना कभी आज तक हमें कुछ बताया है कि ऐसा शख्स जो कि रिटर्न जमा कराने की एजम्पशन में आता है, ऐसा शख्स जो कि टैक्स रिटर्न जमा नहीं 114 सेक्शन हमारा है जो रिटर्न जमा कराने को डिस्कस करता है कि विच पर्सन विल फाइल द रिटर्न। अब एक बेवा खातून है, उसको अपना मकान उसने बेच कर शिफ्ट होकर किसी दूसरी जगह लेना है, उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, यतीम बच्चा है। इसी तरह कोई बुरा शख्स है जो अपना मकान बेचकर किसी दूसरे का मकान ले लेते हैं। आजकल एक पिछले 8-10 सालों में एक रूटीन सी बन गई थी कि इस एरिया से आपने मकान बेचे और दूसरी जगह पर सस्ता लेकर कारोबार बच्चों का करा दिया। अब वो हो सकता है कि बच्चों का कारोबार कराने की नीयत से 2 करोड़ का मकान बेचकर 80 लाख पे चले गए हैं। अब जब 80 लाख का मकान लेने गए, जब उसने अपना नाम कराने लगी बेवा खातून, तो रजिस्ट्रार साहब ने कहा जी कि आपके नाम तो टैक्स जो कटेगा वो 10.5% कटेगा, अगर आप फाइलर हो जाएं तो फिर 3% कटेगा, फिर 3.5%, 3 और इधर 10.5%। इसमें सर आप जैसे कह रहे हैं कि 1% अगर जैसे मैंने आपको बताया लाइबल है, लेकिन जब MIS में उसका 1% आ रहा है फिर उसे रिटर्न फाइलिंग में भी तो प्रॉब्लम आएगी। वो तो बिल्कुल आएगी, वो तो पकड़ा जाएगा, फ्रॉड है। और 1% का वो चालान कैसे बन जाता है? सर वो बना रहे हैं ना, बट पता नहीं कैसे बना रहे हैं। वो तो टेम्परिंग की पता नहीं। वो कोई लॉगिन है उसके पास, वो हो सकता है, लेकिन वो सब रजिस्ट्रार साहब उसके लायबल है। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो बेवा खातून है जो 2 करोड़ का मकान बेचकर 80 लाख पे चली गई है, इसलिए कि 1 करोड़ 20 लाख से बच्चों का कोई फिक्स इन्वेस्टमेंट जमा करा देगी, रात मैं 2 मकान लेकर एक किराए पे दे दूंगी, एक पे खुद रहूँगी। जब वो रजिस्ट्रार के पास गई तो उसने कहा जी कि खातून से पूछा कि आप फाइलर है, एक्टिव है? उसने कहा नहीं। उसने कहा जी मैंने तो ज़िंदगी में कुछ कमाया नहीं आज तक। उसने कहा नहीं जी मैं तो आपसे 10.5% टैक्स लूँगा। इधर हमारे 10 शेड्यूल में लॉ के अंदर असेंबली हमारी मुकन्ना है उन्होंने हमें रियायत दी हुई है। इस पर ना ही कोई प्रोग्राम होता है, ना ही FBR की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस ना कोई इंफॉर्मेशन आती है। और आज तक क्योंकि FBR ने इसको 10.5% का एक सोर्स ऑफ इनकम समझ लिया है, तो वो भी खामोश होकर बैठा है कि ठीक है जी बेवा है, चाहे वो यतीम है, जो भी शख्स है, चाहे उसने गुस्वारा जमा कराने का वो उसके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें 10.5% टैक्स आ रहा है ना, वो लेना है। और आप ला के मुताबिक रजिस्ट्रार साहब को अप्लाई करेंगे, रजिस्ट्रार साहब ऑनलाइन एक एप्लीकेशन भेजेंगे कमिश्नर साहब को, जो आपका सब रजिस्ट्रार है जो रजिस्ट्री कर रहा है आपकी, वो लिखेगा जी कि ये खातून है, ये खुद को बेवा कह रही है, सेक्शन 114 की जो एक्सक्लूजन है उसमें रेफाल करती है, ज़िंदगी में कभी इसने 1 रुपया नहीं कमाया, ख़ानदानी विरासती मकान बेच कर 2 करोड़ का ये 2 मकान ले रही है, 1 करोड़ 20 लाख के 80 लाख का, तो 2 करोड़ पे हम 10.5% क्यों वो कह रहे हैं कि मुझ पर चार्ज ना करें, क्योंकि मैं रिटर्न जमा कराने की उस पर पाबंद नहीं हूँ। तो रजिस्ट्रार साहब जब एक अपना ऑनलाइन अप्लाई करेंगे सॉफ्टवेयर IRS के अंदर कमिश्नर साहब को, और कमिश्नर साहब को कानून ने कहा है जी कि उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर अपनी कार्रवाई करके इसका जवाब देना है, और अगर रिप्लाई नहीं आता सब रजिस्ट्रार साहब को तो सब रजिस्ट्रार साहब फिर 3% के ऊपर उसकी रजिस्ट्री कर देंगे। अब सब रजिस्ट्रार साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म सॉफ्टवेयर का नहीं आया जिसके तहत हम कमिश्नर साहब को कहाँ भेजें, किसको भेजें। तो ये बेसिकली FBR का काम है कि FBR इस पर अगर ये काम अगर हो जाता है तो हमारी 70% तो रजिस्ट्रियाँ वो होती हैं जो रिटर्न जमा कराने के लिए लोग पाबंदी नहीं, रिक्वायरमेंट ही नहीं है उनके ऊपर, तो वो भी लोग अपने आप को सिर्फ इसलिए कि फाइलर करवा कर 2 नंबर लोगों के हाथ एक
अपने रिसोर्सेज को ज़ाया कराकर अवेयरनेस सिर्फ FBI ने देनी है, और FBI अवेयरनेस नहीं दे रहा। सिस्टम भी नहीं है ना, जैसे IRS वो सब रजिस्ट्रार कहेंगे, वो कहेंगे मेरे पास सिस्टम उसे वो कहेगा ये मेरे लिए भी नई चीज़ है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि वो ये भी कहा जाता है कि जो अपना पार्टी है वो डायरेक्ट जो है ना कमिश्नर साहब से इजाज़त ले आए या उनसे सर वो सर्टिफिकेट ले आए, NOC शुरू हुआ था ना दरमियान वो जो है ना मतलब इस तरह करके फिर वो आके सब रजिस्ट्रार को दे। सर वो इससे पहले शुरू हुआ था, वो कुछ और पर्पज़ के लिए था, वो 7E के पर्पज़ के लिए था। वो 7E की क्योंकि जजमेंट आ गई हमारे लाहौर हाई कोर्ट से, उसके बाद वो NOC वाली कंडीशन ख़त्म होगी। वो 7E के क्या आपने 7E का टैक्स पूरा पे किया है, वो भी एक नया सिलसिला शुरू हो गया था। वो तो सेलर के लिए था, नहीं, दोनों के 7E था ना, आपने 7 जो प्रॉपर्टी बेच रहा है, जो खरीद रहा है, क्या वो उसके पास 7E बेसिकली सेक्शन 7E इन्फोर्स नहीं हो रहा था, तो उसको इन्फोर्समेंट करने के लिए लॉ में अमेंडमेंट की गई थी। वैसे मज़े की बात है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ कवानीन है, हर सूबे में है। फिर वो पंजाब में है, बाकी जगह नहीं यार, कह रहा हूं ना, तो पंजाब वालों को रिलीफ दिया गया है, बाकी और सिंध में भी सर 50% अब सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दी है, कोर्ट ने दे दिया। तो थोड़ी सी उन्होंने भी सांस ली है। अदरवाइज तो दूसरा साल है वो टैक्स जमा करा रहे हैं। फेयर प्रैक्टिस भी नहीं है ना NOC के लिए, फिर वही प्रॉब्लम है आप वाला। NOC वो ये बेसिकली 7E के इन्फोर्समेंट के लिए किया गया था कि जिसने 7E जमा नहीं कराया FBI को कोई पता नहीं है, और जो प्रॉपर्टी बेचने जाएगा वो कमिश्नर से NOC लेगा। जिसने मींस के जो 90% लोग प्रॉपर्टी नहीं बेचते अपनी, वो फिर 7E की अब एक्सक्लूजन में एंजॉय कर रहे हैं, टैक्स जो चोरी कर रहे हैं। तो जैसे अब पहले मैंने अर्ज किया कि भाई 0-0 करके ये रिटर्न फाइल कर देते हैं, फाइलर बना देते हैं, उनके बाद केसेस हमारे पास आ जाते हैं कि भाई जनाब जो है ना नोटिस आ गया या कुछ है, तो हम उनको कैसे डील करें भाई, जब पहले कुछ जाहिर ही नहीं किया गया, हर चीज़ ही ज़ीरो है, प्रॉपर्टीज़ भी उसकी होती हैं, कैश सर वो अकाउंट्स भी होते हैं। वो अल्लाह का नाम पर हम क्या कहते हैं, रहे नाम अल्लाह का, वो 5 साल वाली प्रोविजन, फिर हम 5 साल होता ना टाइम बार, मिसाल के तौर पे हमारे पास आया आप टैक्स पेयर 2018 उसका टाइम बार हो रहा है, 17 में नील की रिटर्न चली गई उसकी, अब 18 हम रिवाइज करेंगे, 19 करेंगे, 20 करेंगे, 21 करेंगे, 22 करेंगे, 23, फिर हम उसके बाद रिवाइज नहीं करते। फिर हम 2-3 साल उम्मीद रखेंगे जी कि नोटिस ना आए बस, और रहे नाम अल्लाह के आसरे पे हम बैठे होते हैं क्या कि नोटिस आ गया तो फिर जो सरकारी दाल दली है वो उसके हिसाब से करवा लेंगे, अदरवाइज फिर अपीलों में जाके करवा लेंगे। मसला ये है ना, 2022 में या 2023 में उसकी रिटर्न फाइल कर देगी या 0-0, असल में हुआ अब हमने उसे आगे कैरी करना ना। एक तो मैंने बताया कि जी आप रिवाइज करेंगे, सारी जो अवेलेबल रिटर्न रिवाइज होती है, उससे पहले नील की है तो जाने दें। दूसरा जो मैंने आज अपनी जो प्रेजेंटेशन शुरू ही इसी लफ्ज़ से की थी कि हमने 111 में एक्सप्लेन करना है, सोर्स उसके पास होते हैं, नॉन टेक्निकल आदमी ने उसको रगड़ा दिया हुआ है। सोर्स किसके पास नहीं होगा, जो करप्ट ऑफिसर होगा, सरकारी अफसर होगा, सियासतदान होगा। सर ट्रिब्यूनल के फैसले भी आगे अगर सोर्स है वो प्रूव कर देता है ना, तो फिर तो लफ्ज़ सर सेक्शन 111 में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, 122 देखें 122 में लिखा हुआ है जी कि आप अपने रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते जब शौकाज हो गया है, लेकिन हमें नोटिस आया 111 का, तो 111 में तो हमने एक्सप्लेन करना है सोर्स। मैंने कहा जी कि रे देखें रे, मेरे ख़ानदानी विरासत का मकान मैंने 2016 में बेचा 20 करोड़ रुपए का, इससे मैंने 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, वो आपने एक्सप्लेन कर दिया, सोर्स एक्सप्लेन हो गया। इसके बाद ऑफिसर टैक्स लगाएगा अपील में, आप इन्हीं जजमेंट्स की बेस पर आपको रिलीफ मिल जाएगा। चलें जी, सेशन क्लोज करें जी आज का। जी बहुत शुक्रिया सर।